के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 रूलिंग द कंट्री साइड में आपका स्वागत है। इसमें हम जानेंगे कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने के बाद कौन कौन से टैक्स सिस्टम अपनाए, और जब वो टैक्स सिस्टम में फेल हो गई, जब उसको अच्छा रेवेन्यू नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया। तो सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत हो रही है। बुक में जो जो इम्पोर्टेंट लाइनें हैं वो पहले आप नोट अंडरलाइन कर लीजिएगा, ताकि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला दिया हुआ है बुक में कि कंपनी जो है वो बिकम्स हो गई दीवानी मिल गई कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की मुगल से। तो ये मुगल से मिली, इसका ये मतलब है कि 12 अगस्त 1765 को कंपनी ने क्या करी कि मुगल साम्राज्य ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान बना दिया। दीवानी का मतलब होता है वहाँ से जो टैक्स वसूलने का अधिकार था वो कंपनी को प्राप्त हो गया, और दीवान बन गई कंपनी। तो दीवान बनने से कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। और उसने क्या करी, वहाँ पर जो टेरिटरी या क्षेत्र था उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। This had to be done in a way that could yield enough revenue to meet growing expenses of the company। और ये ऐसा इसलिए किया गया कंपनी के द्वारा कि कंपनी चाहती थी कि हमें क्या मिले, वहाँ से रेवेन्यू मिल जाए, जिससे हम अपना जो एक्सपेंसेस है, अब उनका जो खर्च है उसको पूरा कर सकें। अब बीइंग एन एलियन पावर, अब कंपनी क्या थी, एक फॉरेन पावर थी, एलियन पावर थी, तो इनको पैसिफाई करना ज़रूरी था। पैसिफाई करना मतलब शांत करना, कि जो पहले से राजा थे, जो कंट्री साइड पर पहले से रूल कर रहे थे, और वो उन लोगों के पास अथॉरिटी और प्रेस्टीज था, तो ऐसे लोगों को, कंपनियों को शांत करके रखना था। ऐसा ना हो कि कंपनी उनसे युद्ध करने लग जाए, और जो लोग पहले से वहाँ राज्य करते थे उनको हटाया नहीं जा सकता था। तो ये कंपनी के सामने दिक्कत थी कि भाई पहले से जो राजा टैक्स वसूल कर रहे थे उनको हटाया नहीं जा सकता था, क्योंकि वो वहाँ पर सत्ता का प्रतीक थे, पावर का प्रतीक था। तो रेवेन्यू, कंपनी चाहती थी कि उसका रेवेन्यू बने। रेवेन्यू का मतलब होता है टैक्स। तो उन्होंने क्या किया, एफर्ट किया कि इंक्रीज किया जाए रेवेन्यू को, ताकि वो खरीद सकें कॉटन और सिल्क। जितना सस्ता मिल सकता है उतना सस्ता। अब ये लोग कॉटन और सिल्क खरीद के क्या करते थे, ब्रिटेन भेजा करते थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की थी, ब्रिटेन की थी। तो विथ इन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय कंपनी इन बंगाल डबल्ड। अब क्या हुआ कि बंगाल में इन लोगों ने क्या किया कि रेवेन्यू वसूल करने लगे, और जो पैसा आने लगा उससे वो गुड्स खरीदने लगे। गुड्स का मतलब होता है वही माल, व्यापार के लिए जो माल खरीदते हैं उसको गुड्स कहा जाता है। 1865 के पहले कंपनी ने जो है 1865 के पहले तक कंपनी को गोल्ड और सिल्वर ब्रिटेन से ला करके और माल खरीदना पड़ता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अब उन लोग रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे, तो इसी रेवेन्यू से क्या हुआ, वो लोग सामान खरीदने लगे और व्यापार करने लगे। तो इससे क्या हुआ कि बंगाल में इकोनॉमिक क्राइसिस आने लगा। अब क्यों आने लगा इकोनॉमिक क्राइसिस, कि बंगाल की इकोनॉमी जो थी वो डीप क्राइसिस में जाने लगी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले क्या कर रहे थे, टैक्स वसूल रहे थे। आर्टिजन्स मतलब होता है जो कारीगर थे, वो गांव खाली करके जाने लगे थे, क्योंकि उनको ये कहा जाता था, वो जो भी कपड़ा बनाते थे, जो भी चीज़ें बनाते थे, तो उनको कंपनी कहती थी कि हमें बहुत सस्ते में बेचो, यहाँ हमारा राज्य। पीजेंट्स जो थे, पीजेंट्स मतलब किसान, वो टैक्स पे करने के लिए क्या थे, अनेबल थे। ठीक, और इस तरह से क्या हुआ, आर्टिजनल प्रोडक्शन जो था वो डिक्लाइन में चला गया था, और एग्रीकल्चर का जो कल्टीवेशन था वो भी कोलैप्स हो रहा था। तो 1770 में वहाँ पर एक बहुत बुरा अकाल पड़ा था, और उसमें क्या हुआ था, बहुत सारे लोग मर गए थे। 10 मिलियन पीपल मर गए थे। अब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो अब आप सोचिए 10 मिलियन में कितने लोग मर गए होंगे। अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वाइप्ड आउट, और लगभग 1/3 जो पॉपुलेशन था वो खत्म हो गया था वहाँ का। तो
द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब ये आपकी उसमें हेडिंग डली हुई। तो इसमें ये बताया गया है कि जब कंपनी ने देखा कि अब इकोनॉमी जो थी वो इतनी ख़राब होते जा रही थी, तो कंपनी को लगा कि यार यदि हम कोई ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे क्या हो जाए, इम्प्रूवमेंट हो जाए एग्रीकल्चर का। भाई एग्रीकल्चर अच्छी हो जाएगी तो क्या होगा, हमको टैक्स अच्छा मिलेगा। ठीक, तो बहुत सारे कंपनी के ऑफिशियल्स जो थे वो लैंड में इन्वेस्टमेंट करने को इनकरेज करना चाहते थे। वो चाहते थे कि मतलब जो लोग हैं आसपास के वो पैसा लगाएं और खेती को अच्छा करें और फिर जो भी खेती हो उसको उसका टैक्स वो वसूल के दें। कौन, वहाँ के लोकल जमींदार लोग। ऐसा कौन सोच रहा है, कंपनी के बड़े बड़े ऑफिसर, क्योंकि कंपनी को क्या चाहिए था, टैक्स चाहिए था। ठीक है ना। तो इसी में सबसे पहले नाम आता है लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस का। ये देखिए उनका पिक्चर आपकी बुक में दिया हुआ है। तो इन्होंने क्या किया, परमानेंट सेटलमेंट नाम की एक स्कीम लाई टैक्स वसूलने की। कब लाई, 1793 में। ठीक, ये याद रखिएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है। इसमें उन्होंने क्या किया कि जो भी राजा ताल्लुकदार उनको ज़मींदार बना दिया और उनसे कहा गया कि आप किसानों से पैसा वसूल करिए। और चूँकि इसमें क्या था, फिक्स्ड एक अमाउंट कर दिया गया कि भाई आपको इतना टैक्स वसूल के देना ही है। तो इन लोगों ने क्या किया, टैक्स वसूलना शुरू किया। और ये भी कह दिया गया कि ये जो टैक्स है वो बढ़ाया नहीं जाएगा। कौन कह रहा है, ये कंपनी कह रही है। ये सिस्टम किसने लाया है, किसने लाया है, इस व्यक्ति ने लाया। क्या नाम है इसका, चार्ल्स कॉर्नवालिस। ठीक, इसको परमानेंट सेटलमेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो टैक्स था वो फिक्स था। देखिए 3 सेटलमेंट, 3 आपको सिस्टम पढ़ना है अभी, ये पहला वाला है। अब क्या हुआ कि इसके साथ भी कुछ प्रॉब्लम हो गई। जो रेवेन्यू था वो फिक्स्ड था और वो इतना हाई था कि ज़मींदार उसको पे करने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे थे। और जो भी इस रेवेन्यू को पे नहीं कर पाता था तो उसका क्या होता था कि उसकी ज़मींदारी लॉस्ट हो जाती थी। फिर क्या हुआ कि बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी सिचुएशन चेंज हो गई। प्राइजेस जो थे वो मार्केट में बढ़ने लगे। कब, 19th सेंचुरी, मतलब जब 1801 लगा होगा तब। ये बात कब की हो रही है, कि 1793 में ये चीज़ लगी थी। देखिए ऊपर डेट डली हुई है। तो 1793 में जब ये इन लोगों ने लगाया, तो जब 1801 में, उसको बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी कहते हैं, तो उसमें क्या हुआ कि सिचुएशन चेंज हो गई। और इससे क्या हुआ कि कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि चीज़ों की कीमतें तो बढ़ी, सबका फ़ायदा तो बढ़ा, लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है ना। फिर उसके बाद रेंट जो था, वो जो ज़मींदार लोग पे करते थे वो इतना हाई था कि जो उसका लैंड का जो राइट था वो इनसिक्योर था। तो ज़मींदार लोगों ने क्या किया, खेती को इम्प्रूव नहीं किया और लगातार टैक्स वसूल करते रहे। और जब कोई फेल होता था पे करने को, तो उसको मतलब कोई टैक्स नहीं दे पाता था, तो ऐसे ज़मींदारों को कंपनी निकाल देती थी। तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे जो कंपनी का रेवेन्यू था वो कम होने लगा। तो अब कंपनी ने सोचा, तो देखिए ये कौन सी सेटलमेंट थी, देखिए हमने कहाँ से शुरू किए कि उनको अधिकार मिला टैक्स पे करने का, टैक्स को कलेक्ट करने का। किसको अधिकार मिला, कंपनी को। कंपनी के ऑफिशियल्स ने क्या किया, एक प्लान सोचा। उस प्लान का नाम क्या था, परमानेंट सेटलमेंट। ठीक, परमानेंट सेटलमेंट किसने लाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। इसको परमानेंट सेटलमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो रेवेन्यू था वो फिक्स था। ठीक, तो ये चीज़ हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या हुई, प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब ये जो प्रॉब्लम है ये आपको याद रखना है, क्योंकि यही हमको लिखना पड़ेगा जब अभी हम आंसर में इसको, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उन लोगों ने एक नया सिस्टम निकाला। उस सिस्टम का नाम था महलवाड़ी सिस्टम। ये किसने निकाला था, ये होल्ट मैकेंजी ने निकाला था। और ये कब निकला था, 1822 में निकला था। तो इसमें क्या हुआ, और ये जो है इसमें कलेक्टर को भेजा जाता था कि वो हर गांव-गांव जाए, इंस्पेक्ट करे लैंड को,
मेज़र करे मतलब नापे, रिकॉर्ड बनाए और उस हिसाब से वहाँ पर रेवेन्यू लगाए, ठीक है ना। और गांव को महल कहा जाता था, इसलिए इस सिस्टम का नाम है महलवाड़ी सिस्टम, ठीक। तो महलवाड़ी सिस्टम में क्या होता था, कलेक्टर गांव-गांव जाता था और इसकी सारी जिम्मेदारी, द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू एंड पेइंग टू कंपनी वाज गिवन टू विलेज हेडमैन रादर देन जमींदार, वहीं गांव के मुखिया को दे दिया गया। इस सिस्टम को महलवाड़ी सिस्टम कहते थे और ये सिस्टम जो है वो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी में, जो कि आजकल उत्तर प्रदेश में, वहाँ ये लागू किया गया था। तो कौन सा सिस्टम था ये, महलवाड़ी सिस्टम। इसमें गांव को पूरे गांव को महल कहा जाता था, वहाँ पर एक कलेक्टर जाता था कंपनी का, जो गांव की ज़मीन को नाप करके उससे टैक्स डिसाइड करता था। पहले अपन ने परमानेंट सेटलमेंट पढ़ा, अब हम पढ़ रहे थे महलवाड़ी सिस्टम। इसी तरह से तो ये सिस्टम नॉर्थ में लागू किया गया था महलवाड़ी, और साउथ में एक नया सिस्टम लागू किया गया था जिसका नाम था रैयतवाड़ी। इसको मुनरो सिस्टम भी कहा जाता है क्योंकि इसने लॉन्च किया था, किसने, मुनरो ने, थॉमस मुनरो ने, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, इन लोगों ने कहा कि जो भी रैयत है, रैयत का मतलब जो भी किसानी करता है, किसानी करने का मतलब है कि जिसके जो खेत में रियल में काम करता है, जैसे जमींदार लोग होते थे वो किसान तो थे, लेकिन उनके अंडर में जो लोग काम करते थे उनको रैयत कहा जाता था। जो तो इन लोगों ने कहा कि हम रैयत से, रैयत मतलब जो खेती करता है उस किसान से ही हम पैसा वसूलेंगे, ठीक। और उन्होंने कहा कि हम उनकी रक्षा करेंगे, उनको कोई परेशान ना करे, ताकि हमें सही सही रेवेन्यू मिलता रहे। तो ये कौन सा सिस्टम कहलाता है, ये कहलाता है कौन सा सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम। क्लियर, रैयतवाड़ी सिस्टम आपको समझ में आया। 3 सिस्टम आपके उसमें दिए हुए हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, रैयतवाड़ी सिस्टम के बाद क्रॉप्स फॉर यूरोप। जब कंपनी ने देखी कि यार रेवेन्यू तो उतना अच्छा नहीं मिल रहा है, तो कंपनी के दिमाग में एक नई चीज़ आई। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम यहाँ के लोगों को, British also realized that countryside could not only yield revenue but it could also grow the crops, कि ये लोग हमारे लिए क्रॉप्स उगाएं। तो कौन से क्रॉप्स उनको बहुत ज़्यादा लगते थे, एक ओपियम लगता था और एक इंडिगो लगता था। ओपियम अफीम को कहते हैं जो दवाइयाँ बनाने के काम आता था, और इंडिगो जो होता था वो कपड़ों को डाई करने के काम आता था। जैसे अपने यहाँ नील होती है ना, आप उजाला सुना होगा आपने, सफ़ेद कपड़ों को ब्लू करते हैं, तो ऐसे ही कपड़ों में रंग देने के लिए उनको इंडिगो की ज़रूरत पड़ती थी। तो इंडिगो के लिए, इंडिगो जो, ये देखिए, इंडिगो इज़ यूज्ड फॉर डूइंग कलर एंड इंडिगो प्लांट ग्रो प्राइमरली इन ट्रॉपिक्स। और ये इंडिगो का जो पौधा था, जिसको नील का पौधा कहते थे, ये इंडिया में या ट्रॉपिक एरियाज़ में बहुत होता था। ट्रॉपिक का मतलब होता है भूमध्य रेखा के पास। तो उस ज़माने में जो यूरोप के क्लॉथ बनाने वाले थे वो एक दूसरे प्लांट को यूज़ करते थे जिसका नाम वुड था। कौन से प्लांट को यूज़ करते थे, वुड प्लांट को यूज़ करते थे। तो इस तरह से देखिए कपड़ों में रंग किया जाता है। तो ब्रिटिश रूलर चाहते थे कि इंडिगो का उत्पादन कौन करे, इंडिया में हो। तो 1788 में केवल 30% जो था इंडिगो ब्रिटेन का इंडिया से बुलवाया जाता था। लेकिन देखिए थोड़े ही समय में 22 साल के अंदर में जो प्रोपोर्शन है वो 95% तक चला गया। क्लियर, तो ये चीज़ हमको बुक में नोट करके रखनी है, अंडरलाइन करके रखनी है। तो उस ज़माने में 2 मेन सिस्टम थे इंडिगो के, एक निज और एक रैयती। निज का मतलब होता था कि खुद अपने बड़े बड़े लैंड लेकर के ज़मींदार लोग नील बोया करते थे, उसके लिए सरकार उनकी सहायता करती थी। और एक रैयती था, जिससे, रैयती का मतलब जैसे मैंने पहले ही बताया, एक पर्टिकुलर किसान। तो उससे क्या होता था, कंपनी जो थी वो एक एग्रीमेंट साइन करवा लेती थी कि आप हमारे लिए इंडिगो बोओगे, इंडिगो का फसल उत्पादन करो। और किसान इंडिगो बोना नहीं चाहते थे, क्योंकि एक तो इंडिगो जब वो लगाते थे तो उसका पौधा काफ़ी बड़ा होता है, और उससे क्या होता था कि जो उनकी अच्छी उपजाऊ ज़मीन थी वो ख़राब हो जाती थी। तो वो चाहते थे कि
इंडिगो ना बोया जाए। इसलिए क्या हुआ, ब्लू रिबेलियन शुरू हुआ। और ये ब्लू रिबेलियन के कारण बहुत सारे जो बंगाल के रैयत थे उन लोगों ने मना कर दिया कि हम इंडिगो अपने यहाँ पर नहीं उगाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद महात्मा गांधी, अब सोचिए ये जो रिबेलियन था ये 1859 में हुआ था और उसके कितने साल बाद 1917 में महात्मा गांधी ने तक इसके लिए आंदोलन किया था चंपारण में। तो सोचिए अब आप कितना टाइम लगा होगा, कितने साल रैयतों को संघर्ष करना पड़ा होगा, तब जाके फिर उनको महात्मा गांधी ने चंपारण मूवमेंट किया था और उनको मुक्ति दिलाई थी इससे। फिर बाद में कंपनी ने कहा था कि अब यदि किसानों की इच्छा होगी तो वो इंडिगो की खेती करें अथवा छोड़ दें। तो इस तरह से ये पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो लेसन है वो ये बताता है कि जो कंपनी है उसने कैसे टैक्स सिस्टम लगाई, कौन कौन से टैक्स सिस्टम लाई, और जब टैक्स अच्छा नहीं मिला तो उन्होंने कौन कौन सी फसलों के लिए इंडिया के किसानों को रैयत बना करके और निज कल्टीवेशन करा करके किस तरह से उनसे खेती करवाई। ठीक है। तो ये चैप्टर का नाम है इन द कंट्री साइड। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर में। तो सबसे पहले बुक को आप सामने रखेंगे, रूलिंग द कंट्री साइड, उसमें मैच द फॉलोइंग है कि रैयत का मतलब क्या होता है। तो रैयत का मतलब होता है किसान, विलेज का को क्या कहा जाता था, महल, निज का मतलब होता था अपने कल्टीवेशन करना अपने खुद के प्लांट लैंड में, और रैयती का मतलब होता था जो रैयत के यहाँ रैयत के लैंड में जो किसान काम करता था उसको रैयती कहते थे। फिर फिल इन द ब्लैंक्स कि जो वुड नाम का प्लांट था यूरोप में, उसकी जगह वो लोग किस प्लांट को यूज़ करना चाहते थे यूरोप, तो वो लोग इंडिगो को के प्लांट को देखते थे, वो कि इंडिया से इंडिगो का प्लांट आता है, और वो लोग कौन से प्लांट का यूज़ करते थे, वुड प्लांट का यूज़ करते थे। तो इसका उन्होंने विरोध भी कहते कि इंडिया से ना मंगाया जाए क्योंकि उनकी जो प्लांट है उसकी कीमत गिर रही थी। ठीक है। तो वो कंपटीशन के रूप में देखते थे। फिर डिमांड इंडिगो की क्यों इंक्रीज हो गई थी, क्योंकि कॉटन टेक्सटाइल के प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि भाई कॉटन का टेक्सटाइल मतलब होता है कपड़ा, कपड़े के प्रोडक्शन में नील की ज़रूरत पड़ती थी, मतलब कपड़ों में रंग देने के लिए। ठीक। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इंडिगो की डिमांड कम होने लगी क्योंकि फिर सिंथेटिक डाइज जो है यूज़ होने लगे, और चंपारण मूवमेंट जो था वो किसके अगेंस्ट में था, वो इंडिगो प्लांटर के अगेंस्ट में था। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में हमको भरना है, तो ये आपको भर देना है, अपनी कॉपी में लिखना है इनको, और इनको समझ भी लेना है कि ये क्यों हम भर रहे हैं। फिर उसके बाद दिया हुआ आपकी बुक में लेट्स डिस्कस कि मेन फीचर बताइए परमानेंट सेटलमेंट की। तो बाय द टर्म ऑफ सेटलमेंट राजा और ताल्लुकदार वर अपॉइंटेड एज जमींदार। इस सिस्टम के तहत परमानेंट सेटलमेंट के तहत जैसे मैंने आपको बताया कि राजा और ताल्लुकेदार को जमींदार बना दिया जाता था, and they were asked to collect rent from the peasant and pay revenue to company. The amount to be paid was fixed. और जो अमाउंट वो लोग वसूल करते थे, कौन, जमींदार लोग, वो फिक्स होता था, इसलिए इसको परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। It means that company would not increase the revenue in future, but it would keep regular flow of revenue into company's treasury. और इससे ये था, उन कंपनी को ये लग रहा था कि यदि हम इस तरह की व्यवस्था कर देंगे तो हमारे यहाँ हमको लगातार पैसा मिलता रहेगा, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 4, महालवाड़ी सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट से कैसे अलग था। तो जैसे अपन ने अभी पढ़ा, महालवाड़ी सिस्टम जो था उसमें विलेज के हेडमैन को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया था रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। रेवेन्यू डिमांड वाज टू रिव्यूड पीरियडिकली। उसमें क्या होता था कि रेवेन्यू की जो डिमांड है उसको रिवाइज करवाया जाता था, और इस सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, हॉल्ट मैकेंजी ने। जबकि परमानेंट सिस्टम में सेटलमेंट में क्या होता था, राजा और जमींदार रेवेन्यू कलेक्शन करते थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको
इंट्रोड्यूस किया था और रेवेन्यू की डिमांड जो थी वो फिक्स थी। तो ये दोनों सेटलमेंट में अंतर पूछता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि महलवाड़ी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट में क्या डिफरेंस। तो दोनों कब कब लागू हुए थे? महलवाड़ी सिस्टम लागू हुआ था 1822 में और परमानेंट सेटलमेंट लागू हुआ था 1793 में। फिर है गिव टू प्रॉब्लम विच अरोज विद द न्यू मुनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू। कौन सी प्रॉब्लम मुनरो सिस्टम के तहत आई? तो मुनरो सिस्टम अपन ने देखा था, द रेवेन्यू ऑफिशियल वांटेड इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड, हैंस दे फिक्स्ड वेरी हाई रेवेन्यू डिमांड। रेवेन्यू जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने क्या किया था, बहुत हाई डिमांड रख दी थी कि हमको इतना टैक्स दीजिए। दूसरा, पीजेंट जो थे वो इतना टैक्स देने के लिए एबल नहीं थे। तो धीरे से मुनरो सिस्टम भी इनका बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुआ। फिर वाई वर रायत रिलक्टेंट टू ग्रो इंडिगो। जो रैयत लोग थे, किसान लोग थे, वो इंडिगो क्यों नहीं बोना चाहते थे? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नंबर 1, जो भी प्लांटर्स थे, जो भी इंडिगो लगाते थे, उनको बहुत कम पैसा मिलता था इंडिगो के लिए। सेकंड, रैयत जो थे वो कई बार तो अपनी कॉस्ट भी नहीं निकाल पाते थे, मतलब जितना उन्होंने फसल तैयार करने में जितना पैसा लगाया वो नहीं निकल पाता। अर्निंग अ प्रॉफिट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर देम। उनके लिए प्रॉफिट अर्न करना लगभग इम्पॉसिबल था। रैयत जो था वो हमेशा डेप्ट में रहता था, मतलब हमेशा कर्ज में रहता था। फिर क्या परिस्थितियां थी जिसके कारण इंडिगो का प्रोडक्शन बंगाल में बहुत कम हो गया? तो रैयत जो थे वो धीरे धीरे क्या हुआ, उन लोगों ने मना करना शुरू कर दिया और इसका सपोर्ट किया इन लोगों का विलेज हेडमैन ने और जमींदार ने। तो स्केल ऑफ प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा और एक इंडिगो कमीशन बनाया गया इनकी प्रॉब्लम को जांचने के लिए। कमीशन ने ये एक्सेप्ट किया कि प्लांटर्स को का कुछ फॉल्ट है और अलाउ किया रैयत को कि वो ग्रो करें जो भी वो ग्रो करना चाहते हैं। इसी के कारण धीरे धीरे बंगाल में इंडिगो का कोलैप्स, प्रोडक्शन का कोलैप्स हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक बार आप देख लीजिए और इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आप चाहें तो अपने आंसर खुद भी बनाकर लिख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।